गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? टुडे वी आर हियर टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो हम ब्रीदिंग प्रोसेस की हम बात करते हैं वो क्या रहती है। फिर हम इसमें ये देखेंगे कि हमारे पास जो रेस्पिरेशन है वो हम कैसे करते हैं, या जो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन है इनमें क्या डिफरेंस रहता है, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। जब उनसे रेस्पिरेशन पूछा जाता है तो ब्रीदिंग बता देते हैं कि सिंपली रेस्पिरेशन इज द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस, जबकि वो एक फिजिकल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? वो एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग, सबसे पहले हम देखते हैं ब्रीदिंग को ही बात करेंगे। देखिए जरा यहां पर जो ब्रीदिंग प्रोसेस है इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है। और जो ब्रीथिंग है ये 2 स्टेजेस में हो सकती है। 2 स्टेजेस कौन कौन सी है? एक स्टेज तो है जिसमें क्या हो रहा है कि इसमें इनहेलेशन होता है। क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन, जिसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन। एक स्टेज है जिसको हम और क्या बोल सकते हैं? इनहेलेशन हम बोल सकते हैं। और दूसरा क्या हो रहा है? एक्सपायरेशन हो रहा है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? दूसरा नाम है इसका एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन, ठीक है बच्चों। और जब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो फ्रेश एयर है, फ्रेश एयर इज टेकन इनसाइड इनटू लंग्स। वो लंग्स में जाती है। कहां से? फ्रॉम सराउंडिंग्स। आगे बात समझिए। दूसरा है, अगर हम यहां पर एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन की बात करते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा फिर कि जो एक्सपायरेशन में बाहर निकालना, इसमें क्या होगा कि जो फाउल एयर है, फाउल एयर इज रिमूव्ड आउट इन सराउंडिंग फ्रॉम लंग्स। ठीक है बच्चों। और जब हम एक नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, सपोज हम कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, तब भी क्या होता है कि इसमें ये जो प्रोसेस हो रही है इसमें एनर्जी का इस्तेमाल होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा? एनर्जी इज यूज्ड, लेकिन इसमें कोई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता। नो एनर्जी यूज्ड, ठीक है ना। इसमें कोई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता। तो जब इसमें एनर्जी लगती है, इसका मतलब ये एक एक्टिव प्रोसेस हुई। कैसी प्रोसेस हुई? एक्टिव। तो क्या होगी? ये एक्टिव प्रोसेस है। और ये पैसिव हो जाएगी। क्यों? इसमें कोई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या? जो पैसिव प्रोसेसेस होती हैं दे अकर्स अलोंग द ग्रेडियंट, और यू कैन से फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो दिस इज अबाउट द ब्रीथिंग प्रोसेस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेशन। अब हम ये देखेंगे कि रेस्पिरेशन है क्या और ये कितने स्टेजेस में होता है। रेस्पिरेशन, देखो बच्चों याद रखना, जब भी हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं इसमें क्या होता है कि जो फूड होता है जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और अब्सेंस में उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन सेल। इसका मतलब यहां पर सेल की जरूरत पड़ी, लेकिन जब हमने ब्रीथिंग बोला क्या वहां पर सेल की जरूरत पड़ी? वहां पर कोई सेल की जरूरत। इसका मतलब जो ब्रीथिंग है वो आउटसाइड द सेल हो रही है। और जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, यहां पर फूड का जो फर्दर हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो कहां होगा? सेल के अंदर होगा। तो इसका मतलब क्योंकि जो रेस्पिरेशन है वो 2 स्टेज में हो सकता है। ये भी कितने स्टेज में? 2 स्टेज में। पहला स्टेज है यहां पर
कहते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ O2, कि O2 की प्रेजेंस में हो सकता है। दूसरा, O2 की अब्सेंस में भी हो सकता है, कि जब रेस्पिरेशन O2 की प्रेजेंस में हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, हम उसको कह देंगे। क्लियर। और जब वो O2 की अब्सेंस में होगा उसको हम क्या कहेंगे, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर। अब जब हम एक को लेके चलते हैं सबसे पहले कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो क्या है। एक्चुअली इसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजन है इज यूज फॉर द रेस्पिरेशन, तब हम उसको क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। When O2 is used in respiration, or you can say oxidation of food, तब हम उसको क्या बोल देंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन उसको हम कहेंगे। क्लियर। फिर दूसरा ये आता है कि हमारे पास जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इट इन्वॉल्व टू फेजेस, इट इन्वॉल्व टू फेजेस। इसमें भी दो फेजेस आ सकते हैं, ये भी दो तरीके से हो सकता है। एक होगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होगा इंटरनल रेस्पिरेशन। पहला होगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और जब हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करते हैं इसमें क्या होगा कि सिंपली इनटेक ऑफ O2 फ्रॉम सराउंडिंग एंड गिविंग आउट CO2 इनटू द सराउंडिंग। सिंपली यहां पर क्या हो रहा है, सिंपली इनटेक, और यू कैन से एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 की एक्सचेंज हो रहा है। मीन्स O2 कहां जा रही है, ब्लड के अंदर जा रही है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स से कहां आ रही है, बाहर आ रही है सराउंडिंग में। मीन्स सिंपली इनटेक ऑफ O2 फ्रॉम सराउंडिंग इनटू द, यू कैन से इनटू द लंग्स। तो यहां पर सिंपली एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, दैट मीन्स O2 goes inside and CO2 comes out in surrounding। ठीक है ना। अब दूसरा होगा इंटरनल रेस्पिरेशन। सेकंड, इंटरनल रेस्पिरेशन। यहां पर क्या होगा कि अब जो रेस्पिरेशन है इट इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। यहां पर 3 स्टेप्स होंगे, इट इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। इसमें 3 स्टेप होते हैं, और वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं वो जरा आप देख लीजिए। सबसे पहले देखिए इसमें अपटेक ऑफ O2 बाय द टिश्यू सेल्स। पहला स्टेप, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय टिश्यू सेल्स, कि जो टिश्यू सेल्स है वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ले लेंगे। और उसमें फिर सेकंड स्टेप क्या होगा कि जब O2 सेल्स के पास जाएगी तो अब क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल्स बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ O2 by oxidizing enzymes। कि जो ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स हैं वो क्या करेंगे, O2 की प्रेजेंस में फूड को क्या करेंगे, फर्दर उसका ऑक्सीडेशन करेंगे। और यहां पर जो थर्ड स्टेप हमारे पास आ जाता है, इसमें क्या होगा कि रेस्पायर कर लिया तो वहां पर CO2 भी बनेगी। अब क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ CO2 फ्रॉम द टिश्यू। तीसरा स्टेप, एलिमिनेशन of CO2 from tissue cell। वहां से क्या होगा, CO2 का एलिमिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन,
जो उसका हमने दूसरा पार्ट बोला दैट इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ये तो हमने एरोबिक रेस्पिरेशन बोला, ठीक है ना, जिसके दो पार्ट हमने बोले, एक इंटरनल रेस्पिरेशन और दूसरा हमारे पास एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो जाता है। अब हम बात करेंगे बेटे यहां पे कि जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है वो क्या होता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन करेंगे कि जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है क्या। देखिए बच्चों कि व्हेन फूड इज ऑक्सीडाइज्ड विदाउट यूजिंग मोलिकुलर O2, व्हेन फूड इज ऑक्सीडाइज्ड विदाउट यूजिंग मोलिक्यूलर ऑक्सीजन O2, कि हम O2 का इस्तेमाल न करें, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एज फाउंड इन एनारोबिक बैक्टीरिया, कहां मिलती है ये, एज फाउंड इन एनारोबिक बैक्टीरिया। हमारे पास कुछ बैक्टीरिया है जो एनारोबिक है, वहां पर मिल सकता है। ईस्ट है हमारे पास, वहां हम ये देखते हैं ईस्ट का जो फर्मेंटेशन है वहां हम देख सकते हैं। मैनी पैरासिटिक एनिमल्स, मैनी पैरासिटिक एनिमल्स लाइक, जैसे आपने नाम सुना होगा टेप वॉर्म का, टैप वॉर्म इसको हम बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है इसका टेनिया सोलियम, टेनिया सोलियम, ये इसका साइंटिफिक नेम है, इसको हम टेनिया बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास फैसियोला हिपैटिका, जिसको हम लीवर फ्लूक बोलते हैं, लीवर फ्लूक, इसको बोलते हैं फैसियोला हिपैटिका, ओके। और फैसियोला हिपैटिका के बाद है एस्केरिस एंड एस्केरिस एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं हमारे पास जो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, क्लियर। अब बात आती है कि अब ये ऐसी रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन हम इसको कह देंगे। लेकिन यहां पर जो एनर्जी का लिबरेशन होता है दैट इज वेरी लेस, मीन्स लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड in the anaerobic respiration, less energy is produced। यहां पर एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। और अगर हम ये कहते हैं कि यहां पर जब लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो इसका मतलब कि इट इज ओनली अकर्स इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमें ज्यादा एनर्जी लेनी है तो फिर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन होना चाहिए, ठीक है ना। फिर आगे देखिए कि अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं बोलते, उसको हम वहां पे फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिस प्रोसेस, और यू कैन से टर्म फर्मेंटेशन is used in place of an aerobic process, कि हम वहां पर फर्मेंटेशन इस्तेमाल करते हैं। अब फर्मेंटेशन क्या हुआ उसको हम जरा यहां पर डिफाइन कर लेते हैं। देखिए बच्चों, जो फर्मेंटेशन है ये एक क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ही है। क्या है ये, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। सो इट इज डिफाइंड एज द एनारोबिक ब्रेकडाउन, इट इज डिफाइंड एज anaerobic breakdown
कैसा है? एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे पास हो। ठीक है बच्चों? एंड यू कैन से इनटू क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा, कोई ऑर्गेनिक एसिड बन सकता है या गैसेस बन सकती है। अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या बन जाएंगे? ऑर्गेनिक एसिड्स बन सकते हैं। एंड कोई गैस बन सकती है। इस तरह से हमारे पास जो फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट क्या होंगे? ये होंगे। अब जरा हम कुछ एग्जांपल्स स्टडी कर लेते हैं, लेकिन एक बात और हम यहां पे कह सकते हैं कि हम इस एनारोबिक रेस्पिरेशन को, ब्रेकडाउन को इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर हम वो भी ऐड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं? वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वो फंगस भी हो सकती है। क्लियर? और वहां हम ऐसा कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंजाइम हो सकते हैं, और देयर एंजाइम्स, उनके एंजाइम्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना? अब जरा एग्जांपल देखते हैं। और यू कैन से दे कैन बी नेम्ड, कि जैसा उनको हमें प्रोडक्ट मिलता है तो हम फर्मेंटेशन का नाम भी वैसे रख सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू फर्मेंटेशन प्रोडक्ट, ये जो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट हैं, देयर नेम कैन बी, अगर सपोज हमारे पास अल्कोहल है प्रोडक्ट, क्या है? अल्कोहल, तो क्या हो जाएगा? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या हो जाएगा? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर हमारे पास जो यू कैन से फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट, सपोज कोई ऑर्गेनिक एसिड है, और ऑर्गेनिक एसिड में सपोज हमारे पास क्या है? लैक्टिक एसिड है। क्या है? लैक्टिक एसिड है। इसका हम क्या बोलेंगे? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्लियर? और इस तरह से अगर हमारे पास सेलुलोज हो प्रोडक्ट, मीन्स कि हमारे पास कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें सेलुलोज को डाइजेस्ट करना पड़ता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां पर उसको हम क्या बोल सकते हैं? सेलुलोज अगर है हमारे पास, इसको डाइजेस्ट करेंगे एनारोबिकली, तो ये क्या हो जाएगा? सेलुलोज फर्मेंटेशन। ये एक अलग से फर्मेंटेशन है जो एनिमल्स के स्टमक के अंदर होती है। वहां पर सेलुलोज भारी मात्रा में कंपोनेंट होता है फूड का उनके, तो इसलिए उनको एनारोबिकली इसको रेस्पायर करना पड़ता है। ठीक है ना? और फिर जाके ये डाइजेस्ट होता है। क्लियर? तो अब एक एग्जांपल कर लेते हैं यहां पे कि कैसे जो अल्कोहल बनता है, या कैसे हमारे पास कुछ बैक्टीरिया या जो पैरासाइट्स हैं वो कैसे फर्मेंटेशन करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एग्जांपल ईस्ट का। सबसे पहला एग्जांपल हम यहां पर लेते हैं, ईस्ट ऑक्सीडाइज ग्लूकोज। क्या करता है? ईस्ट ऑक्सीडाइज ग्लूकोज, ये ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है ना? लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या? फर्मेंटेशन पढ़ रहे हैं, तो वहां पर क्या बनेगा? रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास? इथाइल अल्कोहल बनेगा। क्या बन गया? इथाइल अल्कोहल। और फिर हमें पता है कि जब हम रेस्पायर कर रहे हैं तो CO2 भी इवोल्व होगी, तो यहां से CO2 गैस विल इवोल्व। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारे पास जब हमारे ईस्ट की हम बात करते हैं, वहां पर जो रेस्पिरेशन होता है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं इन मसल्स, हम अपनी ही मसल्स की बात करते हैं, और जब हम विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना, तो अब होगा क्या?
या कोई हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया या कोई पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर रहना स्टार्ट कर देता है, तो वो एनारोबिकली रेस्पायर करेगा। अभी जैसे जितने भी एग्जांपल हमने दिए, चाहे हमने पैरासाइट के दिए, चाहे हमने बैक्टीरिया के एग्जांपल दिए, तो सारे के सारे एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। तो इन मसल सर्टेन बैक्टीरिया, पैरासाइट, और पैरासाइट के बाद क्या है हमारे पास, कुछ वॉर्म्स हो सकते हैं, या पैरासिटिक वॉर्म्स हम कह सकते हैं। पैरासिटिक वॉर्म्स ये क्या करते हैं, दे ऑक्सीडाइज और यू कैन से मेटाबोलाइज्ड ग्लूकोज। ग्लूकोज इज मेटाबोलाइज्ड, ये क्या करते हैं, ग्लूकोज का मेटाबोलाइज करते हैं टू लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बना देंगे। एंड नो CO2 प्रोड्यूस, नो CO2 इज प्रोड्यूस। और इस प्रोसेस में जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो कोई यहां पर यू कैन से कोई भी CO2 इवॉल्व नहीं होगी। और ये जो प्रोसेस हुई है, इट इज विदाउट यू कैन से यूज ऑफ O2, विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर ऑक्सीजन का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द यू कैन से टू एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं यहां पे। अभी मैंने बोला सेलुलोज फर्मेंटेशन का, कि सेलुलोज फर्मेंटेशन है क्या, पहले ये देख लेते हैं। सेलुलोज फर्मेंटेशन, देखिए बच्चों, जो सेलुलोज फर्मेंटेशन है, सेलुलोज के अंदर क्या होगा, सेलुलोज क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। सेलुलोज इज कन्वर्टेड इनटू वोलेटाइल फैटी एसिड। सेलुलोज इज कन्वर्टेड इनटू वोलेटाइल फैटी एसिड। ये एक वोलेटाइल फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है बाय एनारोबिक बैक्टीरिया, बाय एनारोबिक बैक्टीरिया। और जो यहां पर जो एनारोबिक बैक्टीरिया है, जो मोस्टली हम कहते हैं जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो हमारे एनिमल्स होते हैं, तो उनके स्टमक के अंदर वहां पर रूमिनोकोकस एल्बस, रूमिनोकोकस एल्बस, एक तो ये बैक्टीरिया मिलता है, दूसरा रूमिनोकोकस फ्लैवेफेसियन, रूमिनोकोकस फ्लैवेफेसियन। ये है फ्लैवेफेसियंस। ये दो हमारे पास एनारोबिक बैक्टीरिया है जो कहां मिलते हैं, हमारे, या जो रूमिनेंट्स की बात करते हैं उनका र्यूमन और जो रेटिकुलम, दो के स्टमक के पार्ट होते हैं, ठीक है ना। एंड बैक्टीरिया, सॉरी पैरासाइट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहां पे एनारोबिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस में ये जो कन्वर्जन हो जाए, या तो बैक्टीरिया करेंगे या फिर ये पैरासाइट करेंगे, ठीक है ना। एज फाउंड इन, और यू कैन से फाउंड इन द ह्यूमन एंड फाउंड इन द ह्यूमन एंड रेटिकुलम। ये दो पार्ट है स्टमक के, तो ह्यूमन एंड रेटिकुलम, और यू कैन से पार्ट्स ऑफ स्टमक इन रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स की जो हमारे एनिमल्स हैं उनको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। और जब हम ह्यूमन स्केलेटल मसल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ह्यूमन स्केलेटल मसल की, तो वहां पर क्या होगा, ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, वहां पर भी क्या होगा, जब हम विग्रस एक्सरसाइज करेंगे वहां पर भी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है।
in human muscles during vigorous exercise in absence of proper oxygen and aerobic respiration occurs which produce लैक्टिक एसिड। और जब ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो यहां पर हमें मस्कुलर पेन भी होना स्टार्ट हो जाता है, ड्यू टू विच मस्कुलर पेन occurs or you can say which result into muscular pain, which result into मस्कुलर पेन, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि जो हमारे पास मैमलियन आरबीसी होती हैं, ठीक है, उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। दे कैरी आउट दिस प्रोसेस ऑफ एनारोबिक प्रोसेस इन द यू कैन से साइटोप्लाज्म। तो वहां पर ये प्रोसेस हमारी जो आरबीसी हैं वहां पर ये प्रोसेस सिर्फ कहां होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो जाती है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द यू कैन से respiration. Now we will you can say able to differentiate now. हम इस पोजीशन में है कि हम इनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हमारे पास ब्रीथिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। उन वैल्यूएबल पॉइंट को अब हम डिस्कस करेंगे। लेट अस डिफरेंशिएट डिफरेंसेस बिटवीन, हमारे पास एक है ब्रीथिंग और एक आपके पास है रेस्पिरेशन। दोनों में डिफरेंस करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ मैं लिख देता हूं ब्रीथिंग और दूसरी तरफ हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। अब देखिए सबसे पहले कि जो ब्रीथिंग है, हमने बोला था कि ये कैसी प्रोसेस है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। ऐसी प्रोसेस है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है ना। लेकिन जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू फॉर्म क्या बनता है, CO2, H2O एंड एनर्जी। ये क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड इनटू किसमें बदल गया है, CO2 में प्लस H2O में प्लस एनर्जी में। ये प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की कि यहां पर क्या हो रहा है कि फूड ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक है ना। ऑक्सीडाइज इनटू किसमें ऑक्सीडाइज हो गया, वो उन्होंने ये प्रोडक्ट हमारे बना दिए, ठीक है ना। फिर बात आती है इस प्रोसेस में क्या एनर्जी का इस्तेमाल हुआ, नो एनर्जी इज रिलीज, क्योंकि यहां पर कोई एनर्जी नहीं, लेकिन यहां एनर्जी रिलीज होती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो हम दूसरा पॉइंट है नो एनर्जी रिलीज, यहां पर कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, लेकिन यहां पर आप देख रहे हो एनर्जी इज रिलीज्ड। यहां पर जो रेस्पिरेशन है, यहां पर एनर्जी का रिलीज आप देख सकते हो, ठीक है ना। फिर हम देख सकते हैं कि यहां पर कि ये कैसी प्रोसेस, ये फिजिकल है, लेकिन हम इसको कह सकते हैं ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, एनर्जी इज रिलीज्ड, इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस। यहां से इसमें से एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए क्या है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। और दूसरा यहां से एनर्जी रिलीज होती है। तो ये दो पॉइंट हम यहां पर सम अप कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की, तो नेक्स्ट डिफरेंस अकर्स आउटसाइड द सेल, कि ये जो प्रोसेस है ब्रीथिंग अकर्स आउटसाइड द सेल, ये सेल के बाहर होती है, आउटसाइड सेल। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये इनसाइड सेल होती है। कहां होती है, इनसाइड सेल।
क्लियर? और क्या इसमें कोई एंजाइम यूज हुए? नो एंजाइम्स आर यूज्ड, नो एंजाइम्स यूज्ड। और इसमें क्या हो गए? मैनी एंजाइम्स आर यूज्ड। तो इस तरह से हम यहां पर रेस्पिरेशन में और यू कैन से ब्रीदिंग में यहां पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर? अब हम डिफरेंशिएट करेंगे कि हमारे पास जो एरोबिक रेस्पिरेशन है और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उनमें क्या डिफरेंस होता है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस डिस्कस करेंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंस तो बेटे यूज ऑफ O2 एंड नॉट यूज ऑफ O2। इसका मतलब क्या होगा? जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें क्या होगा? इट रिक्वायर O2, और इसमें क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक इट डज नॉट रिक्वायर O2, इट डज नॉट रिक्वायर O2। इसमें जरूरत ही नहीं है, तभी तो उसको क्या बोला? एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने उसको बोल दिया है। फिर अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन इट रिलीज, जब O2 इस्तेमाल होते हैं यहां पे क्या रिलीज होगा? CO2, ठीक है ना। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की, यहां पर जो है जो CO2 है वो मे और मे नॉट रिलीज, CO2 मे और मे नॉट रिलीज, की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों काम हो सकते हैं, ठीक है ना। और फिर अब जब एनर्जी जब इन्होंने एक्सपायर कर लिया तो एनर्जी भी निकलेगी, तो यहां पर क्या होगा? मच मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी हमें मिलती है, बहुत ज्यादा मात्रा में। और जब हम एनारोबिक की बात करते हैं, वेरी लेस एनर्जी इज रिलीज, ए वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज, बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी यहां पर रिलीज होती है। फिर अगर हम बात करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहां होती है, देखो बच्चों, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म, कि पहला प्रोसेस साइटोप्लाज्म में उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, ठीक है ना। एंड दूसरा स्टेप होएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया में दो प्रोसेस हम वहां पढ़ते हैं, एक तो है कि वहां पे क्रेब्स साइकिल, ठीक है ना, और दूसरा होता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जब हम प्लांट्स के अंदर वहां पर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे कि हाउ प्लांट्स रेस्पायर, वहां हमारे पास ग्लाइकोलिसिस भी है और हमारे पास क्रेब्स साइकिल, वहां हम इनका डिटेल स्टडी करेंगे, क्लियर। लेकिन जब हम यहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, इट टेक्स प्लेस ओनली इन साइटोप्लाज्म, इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, कि जो यहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये हमारे साइटोप्लाज्म में ही हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि जो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या, ठीक है ना, वहां पर कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसके थ्रू हम रेस्पायर करते हैं, और जो डिफरेंट इंडिविजुअल है, चाहे हम यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनको भी जरा एक ग्लांस में हम देखेंगे और उनको अच्छी तरह से डिस्कस वहां पर करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।